प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं वो और राजधानी वॉर्सा में उनका जोरदार स्वागत हुआ है। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों ही देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, जिनमें दोनों ही देशों के बीच टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एजुकेशन और कारोबार को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। पैंतालीस साल के लंबे इंतजार के बाद जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर पहुंचा तो उसके स्वागत सत्कार में कोई कोर कसर बाकी नहीं रही। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक प्रधानमंत्री मोदी के वेलकम का खास इंतजाम नजर आया। लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखाई दिए। मोदी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे हो रहे हैं। दौरे पर जाने से पहले पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दोनों देशों के इन्हीं कूटनीतिक संबंधों को याद किया और लिखा कि पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने के मौके पर ये यात्रा हो रही है। पोलैंड मध्य यूरोप का हमारा आर्थिक साझेदार है। लोकतंत्र के प्रति हमारी पारस्परिक प्रतिबद्धता हमारे संबंधों को और मजबूत करती है। मैं इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपने मित्र प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा एक हर्षोल्लास का माहौल ऑलरेडी बिल्डअप हो रहा है सरकार, पोलिश सरकार में, मीडिया में। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इंटरनेशनल स्तर है वो इतना ऊंचा है और वो यहाँ कई सालों बाद आ रहे हैं। ये भी देखिए कि ये पीएम की पहली विजिट होगी जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, इस पूरे इलाके में होगी। तो जाहिर सी बात है कि पोलिश गवर्नमेंट और लोग बहुत खुश हैं इस चीज से। पीएम मोदी 2 दिन पोलैंड में रहेंगे। इस दौरान वो पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे और फिर प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा, व्यापार, सुरक्षा और डिफेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। मैं ये कह सकती हूँ कि इस विजिट से हमारे जो आपसी संबंध हैं पोलैंड और इंडिया के, इनको बहुत बढ़ावा मिलेगा, इनमें मजबूती आएगी, एक डेप्थ आएगा। एक देखिए, बुनियादी तौर पे हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, हमारे आर्थिक रिलेशंस भी अच्छे हैं, बढ़ रहे हैं, और पॉलिटिकल रिलेशंस हमारे अच्छे हैं, क्लोज हैं, पुराने हैं, ऐतिहासिक हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस पोलैंड दौरे को लेकर वहां रह रहे भारतीय भी बेहद उत्साहित हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त पोलैंड में भारतीय समुदाय के करीब 25,000 लोग रहते हैं, जिनमें 5,000 छात्र हैं, जिनसे प्रधानमंत्री मुलाकात भी करेंगे। इतना ही नहीं, खबर है कि पीएम मोदी जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं के स्मारकों का भी दौरा कर सकते हैं। जी, यहाँ पे जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में कुछ पॉलिश फैमिलीज और बच्चे, जब उनको कहीं जगह नहीं मिल रही थी, दे वर इवैक्यूएटेड यूएसएसआर से, तो जामनगर में, गुजरात में जामनगर में महाराजा थे, नवानगर में, उन्होंने उनको पनाह दी थी। सो ही वाज एक्चुअली हेल्पिंग देम। ही हैज़ बिल्ट, उन्होंने एक स्कूल बनाया उनके लिए, रहने की जगह दी, एंड पॉलिश फैमिलीज विद बच्चे वहाँ पे कुछ सालों के लिए रहे। तो उन्हीं की याद में, बिकॉज ही वॉज वेरी काइंड, उनको एक्सेप्ट किया। बहुत सारी दिक्कतें थी उनको, सो ही ट्रीटेड देम लाइक अ फैमिली। तो उनको इनकी काइंडनेस और उनके इस जेस्चर की वजह से उनके लिए उन्होंने यहाँ पे ये मॉन्यूमेंट बनाया है उनकी याद में। 40 साल में यहाँ पोलैंड में कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आया नहीं है पिछले 40 साल से, तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं कि इंडिया और पोलैंड के रिलेशंस और भी बेटर होंगे इसके वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पोलैंड यात्रा के बाद ट्रेन के जरिए यूक्रेन जाएंगे, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान को लेकर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
गुजरात विधानसभा के 3 दिवसीय मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है। दोपहर 12 बजे सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सरकार की नीतियों के खिलाफ विधानसभा के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। गुजरात विधानसभा के सत्र की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस जो है वो विरोध कर रही है। अलग अलग गुजरात के जो मुद्दे हैं वो मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उनसे बात करते हैं। अमित भाई, कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? ये गुजरात विधानसभा लोकशाही का मंदिर है। यहाँ गुजरात के लोगों की जो समस्या है, जो उनकी फरियादें हैं, जो करप्शन हो रहा है, जो इरेगुलरिटीज़ है, उन सभी की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सरकार अपनी नाकामियों और भ्रष्टाचार छुपाने के लिए यहाँ चर्चा का अवकाश नहीं दे रहे। आज गुजरात में भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। गुजरात में ड्रग्स हर शहर में मिलने लगा है। दारू की बदी से युवा धन बर्बाद हो रहा है। यहाँ के युवा रोजगार के लिए जब सरकारी भर्ती की एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में पेपर लीक होते, बहुत बड़े पैमाने में स्कैम चलते, तो युवा रोजगार के भी लड़ाई लड़ रहा है। अब यहाँ गुजरात की जो महिला है महंगाई से त्रस्त है, वो राहत चाहती है। गुजरात के किसान जो अतिवृष्टि और उनको नुकसान हुआ उसका मुआवजा चाहता है। इमरान भाई हमारे साथ। इमरान भाई, जो मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे लेकर आप गृह में जाएंगे? क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे उठाएंगे गृह के सदन के अंदर? खास करके विधानसभा के इस सत्र के अंदर हमने जो हमारे नेताओं ने, कांग्रेस पक्ष के तमाम धारासभ्यों ने जो नैतिक और प्रश्न हमने दिए थे, वो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की जो कमेटी होती है विधानसभा की, उन्होंने हमारे प्रश्न निकाल दिए। खास करके मैं समग्र गुजरात की बात करूं कि गुजरात के अंदर जिस तरह का आज हालात हो रहा है, गुजरात में जो हालात है, आज भ्रष्टाचार समझे बिल्कुल हर डिपार्टमेंट में ऐसा है कि भ्रष्टाचार की वो दौड़ लगी हुई है कि हम कौन से विभाग कौन सा कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार कर सकते हैं। वो चीज़ के अंदर विधानसभा के अंदर हमने रजूआत की कि हमको समझ मिलना चाहिए, हम हमारी बात रख सके, प्रजा की बात रख सके। लेकिन हमारे को इसमें विधानसभा के अंदर जो प्रश्न थे, हमारे प्रश्न निकाल दिए गए। 116 की नोटिस थी, वो भी हमारी निकाल दी गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मिनिस्टर है वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तुषार भाई, जिस तरह से 3 दिवसीय का सत्र है, कांग्रेस क्या अपनी बात और जनता के मुद्दे उठा पाएगी? आज बाहर तो विरोध किया, सदन में किस तरह चलेगा और क्या मुद्दे लेकर जनता के कौन से मुद्दे लेकर सदन में जाएंगे? नहीं, मुद्दे तो काफ़ी है जो सदन में लेके हम जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रोग्राम दिया है सत्र का, उसमें कोई गुंजाइश उन्होंने छोड़ी नहीं है कि हम लोगों के प्रश्नों को उजागर कर सके। इसलिए हमें बाहर आके विरोध करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्नोत्तरी होती है, क्वेश्चन आवर होता है असेंबली में, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है। दूसरी बात ये है कि जो सिर्फ बिल पास करने के लिए ही सत्र लाया गया है, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरी कोई चर्चा का कोई अवसर हमको प्रदान नहीं किया है। कौन सा ऐसा एक मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस इस बार बात करेगी? क्योंकि रणनीति तो तय हुई होगी कि जो मुद्दे उठाने हैं सदन में। देखिए, हम तो बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो करप्शन जो गुजरात में जिस हद से बढ़ रहा है, आज देखो राजकोट में अग्निकांड हुआ, 3 फायर अफसर आज जेल में है, फिर भी चौथा फायर अफसर वहाँ पे ही 1,80,000 की लांच लेते हुए पकड़ा गया। यही दिखाता है कि सरकार का किसी को डर नहीं है और अधिकारी वर्ग पे सरकार का कोई अंकुश नहीं है, और इसी वजह से भ्रष्टाचार आज दिन दहाड़े बढ़ रहा है। आज देखिए कि एक NRI था, उसको पासपोर्ट वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट पुलिस वेरिफिकेशन का चाहिए था, उसके लिए 40 लाख मांगा गया और 5 लाख लेते हुए ASI पकड़ा गया। तो ये दिन दहाड़े भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है और लोग आज परेशान हो रहे हैं। तो ये थे कांग्रेस के नेता जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो इन्होंने बैनर लगाए हुए हैं, अलग अलग चीज़ें कही गई हैं, चाहे वो भर्ती का मुद्दा हो, करप्शन का मुद्दा हो, हर मुद्दे लेकर कांग्रेस जो है वो सदन के बाहर विरोध कर रही है, क्योंकि उनका आरोप है कि इस बार सदन के अंदर बात करने का अवसर नहीं दिया गया, जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाने के लिए समय नहीं दिया गया, और इसीलिए कांग्रेस को सदन के बाहर विरोध करना पड़ रहा है। जहाँ पर भी सदन में अवकाश मिलेगा वहाँ पर भी कांग्रेस जो है वो जनता के मुद्दे उठाएगी। कैमरामैन जमीन निवास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक, गांधीनगर। 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। इससे पहले केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर गुजरात में सदस्यता अभियान को लेकर एक वर्कशॉप हुई, जिसमें बड़े मंत्री, सांसद और विधायकों से लेकर कार्यकर्ताओं तक की जिम्मेदारियों को तय किया गया। गुजरात में इस बार सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी ने नया लक्ष्य तय किया है। अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम करना है। टारगेट बड़ा है, लिहाजा बीजेपी की तैयारी भी फुल प्रूफ दिखाई दे रही है। इस बार नए लक्ष्य के साथ
सभी जिला अध्यक्ष, सांसद और विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा गुजरात बीजेपी ने अपने सदस्यता अभियान के लिए 5-5 कार्यकर्ताओं की टीम बनाई है, जिसमें एक महिला कार्यकर्ता को शामिल किया गया है। गुजरात में 2020 में पिछली बार सदस्यता अभियान जब हुआ तो गुजरात के 1 करोड़ 13 लाख सदस्य प्राइमरी मेंबर थे और सक्रिय सभ्य हमारे 1 करोड़ 1 लाख 40 हज़ार से ज़्यादा थे। और उसके बाद अब ये नए सदस्य अभियान में जो पिछली बार जो सदस्य हुए उससे ज़्यादा सदस्य करने का टारगेट रखा गया है और इसी के तहत ये बैठक हुई है। 1 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी को सदस्य बनाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद सभी प्रदेश अध्यक्ष, मंत्रियों को सदस्य बनाया जाएगा, जिसके बाद मंडल और जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा और दिसंबर में प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। 1 सितंबर को ये राष्ट्रीय शुरुआत होगी, उसके बाद गुजरात में भी शुरुआत होगी। पहले प्रधानमंत्री जी को सदस्य बनाया जाएगा, इसके बाद सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं जो बड़े बड़े नेता हैं उसको भी सदस्य बनाएंगे और छोटे कार्यकर्ता तक ये सदस्यता अभियान शुरू रहेगा। और 1 तारीख से 1.5 महीने का टारगेट है। 1.5 महीने में 2 फेज में ये कार्यक्रम होगा केंद्र में। गुजरात में बीजेपी का संगठन पूरे देश में सबसे मजबूत संगठन माना जाता है। ऐसे में गुजरात बीजेपी सदस्यता अभियान के टारगेट को पूरा करके एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश कर रही है। अहमदाबाद से ब्रजेश जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। आरक्षण में कोटे को लेकर आज देश भर में SC/ST समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। गुजरात में भी कई जिलों में लोग सड़कों पर उतर आए थे। नर्मदा, अरावली, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में कोटे को मंजूरी दे दी। हालांकि सरकार ने इसे अभी लागू नहीं किया है, लेकिन इससे पहले ही इसका विरोध शुरू हो चुका है। और उस तरफ भी लगातार लाठीचार्ज जो है वो किया जा रहा है और तस्वीरें इस तरफ देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर खदेड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। देश के कई हिस्सों में इसका अच्छा खासा असर दिखाई दिया। शहर शहर लोग सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात के सुरेंद्रनगर, नर्मदा, अरावली और साबरकांठा में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। सुरेंद्रनगर में महारैली के बाद रेल रोको आंदोलन किया गया। दलित और आदिवासी समुदाय के लोग रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और ट्रेन रोककर विरोध दर्ज किया। नर्मदा जिले में भारत बंद के समर्थन में बाजारों में सन्नाटा पसरा। सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिला। अधिकतर बाजारों की दुकानें बंद मिली। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये जो केवड़िया का बाजार है जहाँ पे बंद नजर आ रहा है। यहाँ से दुकानों से लेके जो गांव के अंदर भी छोटी बड़ी जो दुकानें हैं वो भी बंद है। दरअसल आज नर्मदा जिले में भी जो यहाँ के जो ST/SC समुदाय के जो लोग हैं और राजकीय और सामाजिक संगठन हैं उन्होंने जो बंद का ऐलान है उसको समर्थन किया है और आज यहाँ पे बंद है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पे किस तरह से कोई बड़ी रैली और नहीं हुई है, लेकिन लोगों ने यहाँ पे बंद का ऐलान किया है। हमारा भागलावादी नीति है। ये जजमेंट जो आया है सोसाइटी में, समाज में, हमारी जातियों में वर्ग विग्रह की एक चिंगारी चापी गई है, उससे वर्ग विग्रह हो सकता है। तो हमें रिक्वेस्ट है इसका जो है निर्मूलन किया जाए और संसद में उसका एक कानून बना के 9वीं सूची में डाला जाए ताकि इसका कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार इसको अमेंडमेंट ना कर सके। ये तस्वीरें गुजरात के अरावली जिले की है। यहाँ भी कारोबारियों ने बंद का समर्थन किया। सुबह से ही दुकानों के शटर डाउन रहे और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि इस दौरान जगह जगह एहतियातन पुलिस फोर्स तैनात रही। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 13 सितंबर को गांधीनगर में बड़ा आंदोलन करेंगे। સમગ્ર ભારત દેશનું બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે ત્યારે સમગ્ર સાબરકાંઠાને આદિવાસી ડુંગરી ગરાસિયા પંચ સમાજ દ્વારા દલિત સમાજ દ્વારા આજે બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે। નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ જો ફેર વિચારણા નહીં કરે
કેન્દ્ર સરકાર રાજ્ય સરકાર જો અમને સહયોગ નહીં આપવામાં આવે તો આગામી 13મી સપ્ટેમ્બર વિશ્વ આદિવાસી દિવસના રોજ ગાંધીનગર ખાતે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે અહિંસક આંદોलन કરવામાં આવશે। साबरकांठा में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। कुछ इलाकों में सुबह बाजार बंद रहे, लेकिन दोपहर होते होते अधिकतर दुकानें खुल गई। हालांकि कई जगह प्रदर्शनकारी सड़कों पर दिखाई दिए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। नामदार सुप्रीम कोर्टे जे हमણાં તાજેતરમાં એક જજમેન્ટ આપ્યું એમાં જે ક્રિમિલિયર વર્ગની અંદર દલિત સમાજનું અને આદિવાસી સમાજનું ક્રિમિલિયર વર્ગ તરીકે વર્ગીકરણ કરવાની વાત કરી, જાતિવાઇઝ વર્ગીકરણ કરવાની વાત કરી, જે ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ તરીકે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે બંધારણમાં આપેલા અધિકારોના ઉપર હનન સમાન આ સુપ્રીમ કોર્ટના જસ્ટિસોનો માનનીય જસ્ટિસોનો ચુકાદો હતો। એના ભાગરૂપે સમગ્ર ભારત દેશની અંદર ભારત બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું હતું। સંપૂર્ણ વેપારીઓએ અમે બંધ કરાવીએ પહેલાં જ સંપૂર્ણ ઈડર બંધ હતું અને સંપૂર્ણ ઈડરના વેપારી લોક દરેક સમાજના વ્યક્તિઓ દ્વારા ઈડર સંપૂર્ણ બંધ રાખી અમારી રેલીને સફળ બનાવી છે અને અમારા આંદોલનને જે અમે આંદોલન જે અનામત વિરોધી જે ન્યાયનો કાયદો જે બહાર પાડ્યો છે કોર્ટ દ્વારા જે રજૂઆત કરવામાં આવી છે એના વિરોધમાં જે ઈડર સંપૂર્ણ બંધ રહીને આજે અમને પૂરું સમર્થન આખા ઈડર સમાજ દ્વારા મળ્યું છે। दरअसल 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि पिछड़े वर्ग में क्रीमी की तरह अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर भी ज्यादा पिछड़े तबके का उपवर्गीकरण किया जा सकता है, ताकि दलितों आदिवासियों में भी सबसे निचले तबके के वंचितों को आरक्षण का लाभ मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का SC ST OBC समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक राज्य सरकारों को अपने राज्य में दलितों का उपवर्गीकरण करके कोटे के अंदर कोटा का सिस्टम बनाना है, लेकिन SC ST आदिवासी समुदाय के लोग कह रहे हैं कि कोटे के अंदर कोटा उन्हें मंजूर नहीं है। सुरेंद्र नगर से साजिद बेलिंग, नर्मदा से नरेंद्र पीपरवाला, अरावली से हितेश सुतारिया और साबरकांठा से हसमुख पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के खिलाफ शहर शहर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुजरात के सूरत में भी गम, गुस्सा और पीड़ा के बीच डॉक्टर सड़कों पर उतर आए। पैदल मार्च किया गया। जगह जगह नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला रेसिडेंट डॉक्टर से हैवानियत को लेकर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। देश भर में शहर शहर विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। डॉक्टर्स कामकाज छोड़कर न्याय और सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें सूरत की है। यहाँ भी रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। डॉक्टर्स अस्पताल छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं। मंगलवार को सूरत शहर के न्यू सिविल हॉस्पिटल और इसमें मेयर हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर्स ने कलेक्टर ऑफिस तक पैदल मार्च किया, जिसमें बड़ी तादाद में रेसिडेंट डॉक्टर शामिल हुए। इस पैदल मार्च के दौरान रेसिडेंट डॉक्टर्स ने जगह जगह नुक्कड़ नाटक भी किए। मैं हूँ डॉक्टर आरती और आज मेरे साथ क्या हुआ है ये आप सभी लोग जानते हैं। इन नुक्कड़ नाटक के जरिए इन डॉक्टर्स ने अपना दर्द बयां किया, गुस्सा जाहिर किया और लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की। ये हम सबकी लड़ाई है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और कोलकाता में महिला डॉक्टर्स के साथ हुई बर्बरता के मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वो सारी जनता को जागरूक करने के लिए हम बीच बीच में रैली के बीच में नाटक कर रहे हैं, ताकि सारी जनता को इसके बारे में मालूम पड़े और सारी जनता जागरूक हो, अवेयर हो और इस प्रोटेस्ट में हमारे साथ जुड़े। हमारी सारी जनता से यही विनती है कि प्लीज इसको खाली एक मेडिकल इश्यू ना बनाए और किसी भी घर में, किसी भी जगह पे, किसी भी ऑफिस में, कहीं पे भी ये हादसा हो सकता है। कोलकाता कांड की सुनवाई अब गुरुवार को होगी। सुनवाई से पहले CBI को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल की सुरक्षा का जिम्मा कोर्ट ने CISF को सौंप दिया है। बड़ी बात यह है कि कोलकाता कांड को देखते हुए मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 10 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।
आज तक के गुजरात स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।